अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर, 100% इसी में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, पहले G7 एक्चुअल में G8 बोलते थे इसको, और रशिया को हटा दिया गया क्योंकि रशिया ने उसमें क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, तो रशिया को हटा दिया गया, फिर G8 कन्वर्ट हो गया जिसमें G7 में। ठीक है, और याद रखना, क्या अगर हम क्वेश्चन पूछे क्या G7 का इंडिया मेंबर है? नहीं है, क्या लगता है? G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 15 से 17 जून 2025 को मध्य जो कनाडा की अध्यक्षता में कनानास्किस अल्बर्टा कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है आयोजन किया गया था, याद रखना। अल्बर्टा कनाडा में, कहां पर हुआ था? अल्बर्टा कनाडा में हुआ था ये सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? कनाडा में हुआ G7 शिखर सम्मेलन। और अब कनाडा में हुआ है तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। स्टेटमेंट वाइज भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर लेते कि भाई कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस शिखर सम्मेलन की क्या की? अध्यक्षता की है। ठीक है, और 1 जनवरी 2025 को कनाडा ने इटली से G7 की अध्यक्षता ग्रहण करी थी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इससे पहले जो समिट हुआ था G7 का, मतलब 50वां, कहां हुआ था? 2024 वाला इटली में हुआ था। अब इटली से ही तो लिए कनाडा ने अध्यक्षता, तो इटली में हुआ था। ठीक है, तो ये जो समिट है ये 51वें नंबर का है, मतलब 50वें नंबर का हुआ था इटली में, 51वें नंबर का हुआ है कनाडा में, और 52वें नंबर का G7 समिट होगा कहां था? फ्रांस में। ये याद रखना, तीनों बातें कि 50वां इटली में हुआ था, 51वां आपका जो है कनाडा में, और 52वां फ्रांस में होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि G7 समिट जो 51वां हुआ है, इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे भाग लिया था। बाकी अन्य देखो, भारत के अलावा 6 आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील है, और ये मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज शामिल है। ये पहल जंगलों में लगने वाली आग को रोकने और उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। G7 के बारे में यहाँ दे रखा है। G7 जो है, देखो, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये सारे जो कंट्री है वो G7 के मेंबर कंट्री है। ठीक है, अमेरिका है, कनाडा है, याद रखना, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका ही तो पड़ता है ये। आप देखो, पहले आपको कनाडा मिलेगा, फिर आपको अमेरिका देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर आप यूरोपीय कंट्री की बात करें तो यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, और आपका एशियन कंट्री में जापान आ जाए। एशिया का एक ही कंट्री इसमें जुड़ा हुआ है G7 में, जापान। बाकी आप देखोगे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है 2, और आपके बाकी के जो कंट्री है वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने की G7 समिट की। और हाँ, एक चीज और, जो G7 सदस्य देशों में कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया है। क्या है ये? यह पहल जो है वो जंगलों में लगने वाली आग को रोकने और उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। ये पहल है, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है कि कभी भी उत्तराखंड में या जो जंगल वाला जो एरिया है वहां पे जंगलों में आग लगने की घटनाएं काफी देखने को मिलती है ना। अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि जंगलों में आग लग जाती है, बायोडाइवर्सिटी फिनिश हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो जाता है, विभिन्न जो जंगली जानवर होते हैं बेघर हो जाते हैं, है ना। अगला देखो, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। तो ये जून 2025 में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है वो नीस, फ्रांस में आयोजित हुआ है। कहां पर? नीस में, फ्रांस में। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। फ्रांस और कोस्टारिका, ठीक है, कहां पड़ता है कोस्टारिका, बताओ? कोई बताएगा कोस्टारिका कहां पड़ता है? कैरेबियन, कैरेबियन कैरेबियन,
बिल्कुल करें, बिल्कुल सही है जवाब। कोस्टारिका कैरिबियन कैरिबियन कंट्रीज है कोस्टारिका, ठीक है। और तो ये फ्रांस और कोस्टारिका दोनों ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है क्या, महासागर सम्मेलन। तीसरा था ये संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। और ये सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ, नीस फ्रांस में आयोजित हुआ है, याद रहेगा। ठीक। अगला देखो, उद्देश्य क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जो अब जिनके मोटिव जो होते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों के लिए संरक्षण, सतत उपयोग के लिए आगे तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना, ये सारी बातें यहाँ पे। और तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है, भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। क्या लगता है इसको, किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे किया है महासागर, ठीक है। इस अवसर पर उन्होंने भारत की डीप ओशन मिशन समुद्रयान परियोजना, जिसके तहत वर्ष 2026 तक भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैयार किए जाने की उम्मीद है। याद रखना, भारत जो है 2026 तक भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैयार करेगा। तो राष्ट्रव्यापी एकल उपयोगिता प्लास्टिक प्रतिबंध और $80 बिलियन से अधिक की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजना की प्रगति को रेखांकित किया है। तो ये थोड़ा सा देख लो, इसको पढ़ लो, ठीक है। बाकी ये ज्यादा जरूरी है कि भारत की ओर से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगला देखो, तीसरा है ये, ठीक है, तीसरा हमारा। अगला देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार बैठक हुई है, इसकी पहली बैठक हुई है, क्योंकि अब तक हेडक्वार्टर बनाने का जो है मुद्दा चल रहा था, और हेडक्वार्टर अब आपका जो है इंडिया में बनना है, नई दिल्ली में बनना है इसका, इंटरनेशनल बिग कैटल अलाउंस का, ठीक है। तो ये दूसरा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया जा रहा है। पहला संगठन था कौन सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का, जो गुरुग्राम में बना, और ये नई दिल्ली में इसका जो है इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगला देखो, बैठक में भूपेंद्र यादव को आईबीसीए का अध्यक्ष, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहाँ पर अगर पूछे कि जो ये कुछ समिट हुआ था, जो बैठक हुई थी, इस बैठक में अध्यक्षता किसने करी है, तो भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण मंत्री है, ये भूपेंद्र यादव जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है ये भूपेंद्र यादव, इन्होंने अध्यक्षता की है। और महानिदेशक कौन बने हैं, तो महानिदेशक बने हैं एसपी यादव, उनको जो है आईबीसीए का जो है वो बनाया गया है महानिदेशक। और आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर वो भारत में ही है, ये आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत हुई है। और आईबीसीए 95 देश संगठनों 95 रेंज देशों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य रेंज देशों में 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो 7 बिग कैट है, इनकी कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है जो आईबीसीए की स्थापना की गई है। अब ये बिग कैट कौन कौन से, जैसे बाघ इसमें आएगा, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, और ये प्यूमा है, ठीक है। ये आपको याद है। अब इस तरह से क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट बना दो कि ये सारी बिग कैट्स जो है ए, ए, भारत में ये सारी सारी की सारी जो बिग कैट्स पाई जाती हैं भारत में पाई जाती हैं, तो क्या लगाओगे, क्या पाई जाती है भारत में सारी की सारी बिग कैट्स, सारी प्रजातियां ये बिग कैट्स की पाई जाती हैं, नहीं मिलती। नहीं, नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कभी स्टेटमेंट भी बना देते, अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट बना दे कि चीता या जगुआर केवल भारत में ही पाया जाता है, इस तरह से, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल करके कोई भी स्टेटमेंट आ जाए इस टाइप से, क्योंकि इतने देशों का संगठन बन रहा है, और उसके बाद इन देशों में भी कई प्रजातियां मिलेंगी देखने को बिग कैट्स की। अगली बात करते हैं आईआईएसएस शांग्री ला संवाद, शांग्रीला संवाद। तो जो शांग्रीला संवाद जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन है, शांग्रीला संवाद, ठीक है। 30 मई से 1 जून 2025 के मध्य में शांग्रीला संवाद 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया, सिंगापुर में किया गया। शांग्रीला संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, सिंगापुर में। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में
जैसे अपने सर यहाँ भी तो राइटिंग होता है दिल्ली में रायसीना डायलॉग, इसी तरीके से शायद ऐलाहाबाद है, ये शांग्रीला डायलॉग करके समझ लो, सिंगापुर में है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान सिंगापुर द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान सिंगापुर द्वारा किया जाता है, इस संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। याद रखो, इसने पार्टिसिपेट किया था, अनिल चौहान ने इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रहेगा, शार्दुला संवाद में किसने पार्टिसिपेट किया? अनिल चौहान, सीडीएस है ये। यहाँ देखो, एशिया उत्पादकता संगठन एपीओ, एपीओ की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक 2025। तो एशिया उत्पादकता संगठन एपीओ की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक जो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई। याद रहेगा, तो यहाँ पर एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंध निकाय की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये एपीओ जो एक संगठन है, याद रखना, एशियन प्रोडक्टेबिलिटी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, यही है ना उसका फुल फॉर्म। ठीक है, सर इसकी भी एशियाई अध्यक्षता इंडिया को उत्पादकता, मिली है ना सर? क्या? इसकी भी अध्यक्षता इंडिया को मिली है ना? हाँ, इसकी एपीओ अध्यक्षता की। भी इंडिया को मिली है। हाँ, इसकी भी अध्यक्षता मिली है। अभी एक और संगठन है जिसकी अध्यक्षता भी इंडिया को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये IORA, यहाँ पे अभी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, IORA की भी बात करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है इंडिया अपने लिए, एग्जाम के लिए। एक एपीयू है और एक IORA है। ठीक है, अब ये जरूर याद रखना कि कौन से टर्म के लिए इंडिया को मिली अध्यक्षता। यहाँ पर टर्म अलग है, यहाँ टर्म अलग है। तो एपीयू की अध्यक्षता इंडिया को जो मिली है, भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए एपीयू की अध्यक्षता संभाली है। मात्र ऐसे याद रखो, 25-26 के लिए एपीओ। देखो, जो है शब्दों का नाम है, ए और पीओ, तीन। तो ये 2025-26 कम टाइम के लिए, 25-26 में ये खत्म, इतना ही। और ये चार वर्ड है इसमें, तो चार वर्ड में याद रखना कि ये लंबा जाएगा। 25-26-27, ये 25 से 27 तक चला गया, ऐसे थोड़ा सा बना लो तो माइंड में रहेगा कि कौन सा किसका टर्म ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ देखो, एशिया उत्पादकता संगठन एपीओ के बारे में, इसकी स्थापना जो देखो, आपसी सहयोग क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देना है। स्थापना 1961 में हुई थी। वर्तमान में 21 मेंबर्स कंट्री है यहाँ पर इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। अच्छा, ये साल में 2 बार होता है ना आसियान शिखर सम्मेलन, है ना? यस सर, कुआलालंपुर में हुआ। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 46वां, और आई थिंक 46-47 यहीं पर ही हुए हैं, आसियान समिट में, ये मलेशिया में, है ना? सर तो नेक्स्ट शायद 46वां फिलीपींस आसियान, में होगा। हाँ ये लिखा है मैंने। 45वां जो है लाओस में, 46वां यहाँ पर मलेशिया में, और 47वां भी मलेशिया में। ठीक है, दो हुए ना, दो यहीं पर ही होंगे मलेशिया में, 46-47। 48 में फिलीपींस में, 44-45 यहाँ लाओस में होंगे, हुए होंगे। ठीक है, और 46-47 कहाँ पर हुए होंगे? ये मलेशिया में। 48वां जो होगा वो फिलीपींस में होगा, 48 और 49 वाला, तो अभी दो दो होते हैं साल में। यहाँ देखो, 46वां आसियान सम्मेलन 2025 का कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया, और शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी किया था। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। आसियान समिट में कुल जो आसियान शिखर सम्मेलन है, इसमें मतलब 10 कंट्री है, मेंबर कंट्री है, और याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा। ठीक है, आसियान, ये हम लोगों ने बात की आसियान। नेक्स्ट, और आसियान के 11वें संभावित सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का प्रवेश सिद्धांतिक स्वीकार किया जा चुका है। तिमोर लेस्ते को जो है, एक 11वां सदस्य, संभावित सदस्य अगर पूछे, 11वां संभावित सदस्य कौन सा हो सकता है जिसमें यह सैद्धांतिक स्वीकार स्वीकार जो है इसको प्रवेश को लेकर स्वीकार किया गया है, तो ये आप बताओगे तिमोर लेस्ते को। ठीक है, अगला, बिमस्टेक, देखो ऊपर लिखा हुआ बिमस्टेक का जो समिट है, बताओ भाई।
5वां बिमस्टेक कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका में। श्रीलंका में 6वां सर। कहाँ पर हुआ है? ये बैंकॉक में। 7वां कहाँ पर हुआ है? ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश। ठीक है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका बिमस्टेक का इंडिया मेंबर है। ठीक है, बिमस्टेक का जो है मेंबर, अगर पूछे क्या इंडिया बिमस्टेक का मेंबर है, तो हाँ, इंडिया मेंबर है बिमस्टेक। ठीक है, तो यार रखना, इसमें कौन कौन सी कंट्री है? तो बांग्लादेश है, और बताओ, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और नेपाल भूटान है। और यार रखना, नेपाल भूटान। ठीक है, यहाँ देखो, मंत्री परिषद सीओएम की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आईओआरए की बैठक 2025। तो जो मंत्री परिषद सीओएम की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक जो है आईओआरएस जो है, इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की है, वर्चुअली माध्यम से श्रीलंका ने की है। ठीक है, इंडियन ओशियन ऑफ रिम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओशियन ऑफ रिम एसोसिएशन इसकी फॉल फॉर्म है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। और इसकी जो अध्यक्षता की है वर्चुअली माध्यम से किसने की है? श्रीलंका ने की है। मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। यहाँ देखो, याद रखना, विदेश मंत्री है, इन्होंने की है। और विषय क्या है? भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर इसका विषय है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर श्रीलंका ने यहाँ अभी वर्चुअली तरीके से अध्यक्षता की है, और 24वीं थी ये। ठीक है, इसका मतलब अगली जो अध्यक्षता करेगा 25वें नंबर की, कौन करेगा? भारत। आईओआरए सदस्य देशों और आईओआरए के 12वां संवाद मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और भारत वर्तमान में आईओआरए का उपाध्यक्ष है। भारत को जो अध्यक्षता मिलेगी वो 2025 से, मतलब अब भारत ने संभाल लिया अध्यक्षता। 25 से 27 तक भारत अध्यक्ष रहेगा आईओआरए का। ठीक है, 25 से 27 तक। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, तो हिंद महासागर से समझ लो कि हिंद महासागर में जो भी कंट्रीज हिंद महासागर से टच होते होंगे, हिंद महासागर में है, वो इसके मेंबर कंट्रीज है। तो इसमें कुल जो मेंबर कंट्रीज है वो है 23। एबिन मॉरिशस, इसका मुख्यालय कहाँ है? एबिन मॉरिशस में है। आईओआरए का मुख्यालय कहाँ है? एबिन मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। इसका हेडक्वार्टर नहीं है इन्होंने। एपीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसमें कुछ बताया है? स्थापना बता दी और उन्होंने सदस्य बता दिए, इसका हेडक्वार्टर नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर आईओआरए का हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। मॉरिशस का क्या आपका हिंद महासागर में करता है? टोक्यो जापान सर, एपीओ का। एपीओ का कहाँ है? जापान में। टोक्यो जापान, यस सर। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसका हेडक्वार्टर पता चल गया भाई, हेडक्वार्टर कहाँ है? जापान का टोक्यो। ठीक। और अगला देखो, इसमें मेंबर कंट्री कितने? 21। याद रखो, इसमें कितने? 23। क्वेश्चन बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें मेंबर कंट्री है 21, इसमें है 23 कंट्री है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नाम 4 नंबर का, तो यहाँ पर 23 ज्यादा कंट्री है। और ये छोटा सा नाम था, तो इसमें 21 कंट्री थे। ऐसे बना लो याद करने के लिए। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का विस्तारित सत्र रोम 2025। तो ये विस्तारित सत्र जो है ये कहां पर हुआ है? तो देख लो, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का मूल सत्र जो है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था। कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था। याद रखना, कोप 16 का जो मूल सत्र है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कहां पर? कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था। ठीक है, काली सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन सकी थी, इसलिए इसका विस्तारित सत्र 25 से 27 फरवरी 2025 तक इटली के रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय में आयोजित किया गया। कहां पर हुआ है? तो इटली की राजधानी रोम में, जो इसका खाद्य और कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है ना यहाँ पर, इसी में आयोजित किया गया था ये कोप 16। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ है कोप 16। ठीक है, याद रखना।
और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है मॉन्ट्रियल में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को प्रभावी ढंग से लागू करना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल 2022 में जो स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता की रूपरेखा जो तैयार की गई थी उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का इनका मोटिव था। ठीक है, अगला देखो, अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पर जो है हुआ है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, 18वां G20 समिट कहाँ हुआ था? तो 18वां हुआ था भारत में। 19वां कहाँ हुआ है? तो 19वां कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में। 20वां कहाँ होगा? तो 20वां साउथ अफ्रीका में होगा। ये सारे आपको याद रखने हैं। 18, 19, 20 याद कर लो बिल्कुल। आगामी वाला भी पता चल गया हम लोगों को। अपने इंडिया में 18वां हो चुका है और अभी जो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है ब्राजील के राष्ट्रपति ने ही, लूला डी सिल्वा ने। लूला डी सिल्वा ने अध्यक्षता की है। इस शिखर सम्मेलन का जो स्लोगन था वो था एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ठीक है, याद रखना, सम्मेलन का जो थीम है, जो स्लोगन है, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक न्याय संगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण किस सम्मेलन का स्लोगन था? तो याद रखना, G20 जो सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है 19वां, उसका स्लोगन ये था, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। थीम से भी पता है, थीम से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो थीम दे देता है, थीम देगा और पूछेगा कि ये किस दिवस की थीम है, बताओ। ठीक है, तो ये स्लोगन पे याद रखना, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। इस शिखर सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय गुट है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 21 होगा यार। ठीक है, लेकिन इन 21 में आप 19 तो कंट्री हो गए, 2 आपके रीजनल ब्लॉक्स है, रीजनल गुट है 2। कौन कौन से गुट है? एक अफ्रीकी यूनियन है और एक यूरोपीय यूनियन है, इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत में 2023 में आयोजित 18वां G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी यूनियन को जोड़ा गया था, स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी थी अफ्रीकी यूनियन को। ठीक है, 19वें G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन, एक संगठन बना लिया, एक जो है किसके लिए? भूख और गरीबी के विरुद्ध एक जो है इन्होंने गठबंधन किया है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, उसको आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लोग मतलब कुछ ना कुछ, जब इनका यहाँ कोई समिट होता है, जैसे यहाँ इंडिया में समिट हुआ था, तो इंडिया में एक मेमोरी बन गई कि अफ्रीकी यूनियन को ऐड किया गया था इंडिया में जब ये समिट हुआ था। अब यहाँ पर एक मेमोरी बन जाएगी कि यहाँ पर एक अलायंस इन्होंने स्टार्ट किया है ब्राजील ने, ब्राजील के राष्ट्रपति ने। कौन सा अलायंस? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, एक अलायंस स्टार्ट किया है। ठीक है, जो भुखमरी की चपेट में जो कंट्रीज होंगे, बहुत सारे जो कंट्री होंगे वो इसमें शामिल होंगे। 82 देशों, भारत सहित इस गठबंधन के 148 संस्थापक सदस्य होंगे। ठीक है, जो गठबंधन ये बना है, इसके 148 संस्थापक सदस्य हो गए, भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व में वर्ष 2024 में कुल 733 मिलियन लोग अल्प पोषित, अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक है, अल्प पोषित है मतलब कुल मिला के। और 19वीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल लॉन्च किया है। और यहाँ देखो, 19वीं G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यहाँ मोदी जी ने किया है, याद रखना इसको, रहेगा याद। और भारत का शेरपा अमिताभ कांत, G20 ये तो इसमें जो G20 शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डेक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी है। ठीक, और भारत और ब्राजील के बाद ये तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बना है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। 25 में अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में।
तो दक्षिण अफ्रीका में कौन से नंबर का होगा G20 समिट? बताओ भाई, कौन से नंबर का होगा? 20वां। भाई दक्षिण अफ्रीका 20वां, ठीक है, क्योंकि 18वां इंडिया, 19वां ब्राजील और 20वां दक्षिण अफ्रीका। यहाँ देखो, COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024, COP29। और जो COP29 है ये हुआ कहां पर है? तो COP29 हुआ है बाकू अजरबैजान में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नवंबर में, COP29। अब यहाँ एक चीज मैंने देखो, यहाँ सारे कोप लिख रखे हैं, यहाँ देखो COP26 कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। COP27 कहां हुआ था? मिस्र में, शर्म अल शेख में, मिस्र में। COP28 कहां हुआ? दुबई में। COP29 कहां पर? बाकू में, अजरबैजान में। COP30 कहां होगा? बेलम, ब्राजील में। COP31 कहां होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में, रहेगा ना? ये सारे याद रखना है। यहाँ देखो, मुख्तार बाबाएव को COP29 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ठीक है? और COP29 अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य, बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई है यहाँ पे। इसके तहत विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। इंपॉर्टेंट बात है ये काफी, कि जो विकासशील देश है उनको जलवायु कार्रवाई के लिए जो है प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। इस यहाँ बाकू वित्त लक्ष्य में ये प्रतिबद्धता जताई गई है। ठीक है, COP29 में हानि और क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड का पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये भी जो है संचालित किया जाएगा। ठीक है, और COP29 में उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, देखो कौन? कीर्ति वर्धन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो यही गलतियां करते हैं। यहाँ पे ब्लफ खेलेगा वो, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दे, या हो सकता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम दे दे। लेकिन यहाँ पर राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह COP29 में। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है यहीं पे खेल खेलेगा वो एग्जामिनर, इसी वजह से। पर अभी हम लोगों ने एक समिट पढ़ा था जिसमें CDS अनिल क्या नाम था? अनिल यादव था, क्या नाम था? अनिल चौहान सर। अनिल चौहान, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस समिट में? शांग्रीला में सर। शांग्रीला डायलॉग में। ठीक है, याद रखना इस तरीके से, आपको याद रखना है कि किस समिट में कौन भाग ले रहा है। ठीक है, और भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया था ये बिग कैट अलायंस में अध्यक्षता करी है हालांकि उन्होंने। ठीक है, यहाँ देखो COP30 कहां पर प्रस्तावित है? तो COP30 ब्राजील में है। COP31 का है तो वो ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में बेलम में 30 प्रस्तावित। अगला देखो, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, तो 22 अक्टूबर 2024 को कजान, रूस के कजान में हुआ है ब्रिक्स, रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। याद रहेगा कि न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को क्या करना है? सुदृढ़ करना है। और यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, कजान में हुआ है। ठीक है, 16वां था ये। 17वां कहां पर होगा? 17वां ब्राजील में होगा। ठीक है, और ब्राजील में 17वां होगा। और जी, और 19वां G20 ब्राजील में हुआ है। ठीक है, और ये नहीं, 19वां G20 वाला है ना। और ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां, ये ब्राजील में होगा। और ब्रिक्स में अब कंट्रीज कितने हो गए? 11। यस सर, 11। ठीक है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के बाद सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन अभी तक उसने आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद में कर लिया होगा तो ये बन गया मेहमान। हालांकि यहाँ देखो, नाटो के सदस्य तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया है। ये चीज याद रखना, पहली बार भाग लेने वाला है, आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया तुर्की ने। नाटो का मेंबर कंट्री है।
ये बात कर चुके हैं 16वां कजान में, ब्राजील जो है 17वां ब्राजील में ब्रिक्स था। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर कजान घोषणा पत्र, क्योंकि कजान में हुआ तो कजान घोषणा पत्र जारी किया गया, और इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोल विविधता दिवस के रूप में स्थापित करने का पहल का स्वागत किया गया। तो 18 अगस्त को ये मनाएंगे क्या, ब्रिक्स भूगोल विविधता दिवस, ब्रिक्स जियोग्राफर्स डे। ठीक है, यहाँ देखो 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील द्वारा की जाएगी। ठीक है, 17वां ब्रिक्स की। ठीक है, और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित होगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में भारत, तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस का दौरा किया था। ठीक है, और यहाँ देखो ब्रिक्स, इस संगठन में वर्तमान में पूर्ण सदस्य के रूप में कुल 11 सदस्य देश हैं। देखो ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, 11। जैसे ब्राजील है ब्रिक्स में, देखो BRICS, ये तो है ही 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले जिसका जब गठन हुआ था तो ब्रिक था, केवल ब्रिक 4 थे, और लगभग 2010 में ये साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। ठीक है, तब ये कहने लग गया ब्रिक्स, और उसके बाद ब्रिक्स में अब इसका विस्तार किया गया। 11 कंट्रीज है, कौन कौन सी देखो, ये सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। खाड़ी कंट्री देखो, खाड़ी कंट्री कौन कौन से हैं, खाड़ी कंट्री आपके देखो, ये आपका ईरान है, और ये आपका सऊदी अरब है, ये यूएई है ना। और अफ्रीकन कंट्री कौन से, मिस्र है, इथोपिया है। और एशियन कंट्री कौन कौन से, जो आपके, ये आपके, हालांकि सऊदी अरब भी आता है एशिया में, लेकिन यहाँ इंडोनेशिया रखो। ठीक है, बस हो गई, तो इन्हीं को याद रखना, ये याद रखना। तो हो सकता है इनमें से कौन सा कंट्री ब्रिक्स का मेंबर कंट्री नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बना दे, तभी आप लोग कर ले जाओगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये कवर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और थैंक यू सो मच।